हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट से मेरा मतलब है कि ये पार्टिकुलर एडजस्टमेंट जो कि एक फुल फ्लैज सम के साथ दी जाती है, जिससे हमें कैलकुलेट करना होता है कि कौन सी अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है कि कितना स्टॉक, हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। क्रेडिटर्स की डिटेल्स के साथ हमें पता करना पड़ता है कि कितना स्टॉक हमने क्रेडिटर्स से परचेज किया है। उसके अलावा जब परचेज फाइंड आउट हो जाता है तो स्टॉक की डिटेल्स को यूज करके हमें पता करना पड़ता है कि कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ है, और जो स्टॉक कंज्यूम हुआ है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होता है। तो आइए हम इस डिटेल के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होने वाली है। यहां पर अभी एक चीज मिसिंग है, जो कि है कि कितनी अमाउंट हमने क्रेडिटर्स को पे कर दी, कितनी अमाउंट हमने क्रेडिटर्स को पे की है। मैं यहां पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं सिंपल डिटेल दे देता हूं कि ड्यूरिंग द करंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर वी हैव का मतलब एनपीओ नहीं, वी हैव पेड टू क्रेडिटर्स फॉर परचेज। लेकिन इससे कुछ और मतलब निकल आएगा, इसमें ये लगेगा कि पूरा ही सामान हमने इस साल का जो परचेज किया है उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं इतना ही लिखता हूं, ड्यूरिंग द करंट ईयर वी हैव पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 50,000। इस साल में हमने क्रेडिटर्स को 50,000 रुपए पे किए हैं, जो कि हमने परचेज के रिगार्डिंग ही पे किए हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है इस बात से कि हमने जो करंट ईयर में जितना परचेज किया है सिर्फ उसी परचेज से रिलेटेड हमने पेमेंट की है। इससे मतलब ये भी निकलता है कि हो सकता है कि हमने पिछले साल में परचेज किया हो और उसकी पेमेंट अभी कर रहे हो, या फिर दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि हमने एडवांस पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, जहां से हम परचेज करते हैं उनको, ताकि हम आने वाले साल में एडवांस मतलब उस टाइम पेमेंट ना करना पड़े, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है। तो उस केस में हम लोग एडवांस पेमेंट भी करते हैं। उस केस में क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट देते हैं, जिस वजह से एडवांस पेमेंट भी किया जाता है। अभी सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई है। तो सबसे पहले मेरे को पता करना है, मेरे को दो चीजें पता करना है, 1 और 2। सबसे पहले कि टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल परचेज कितना हुआ। दूसरी बात कि स्टॉक कंज्यूम कितना हुआ, स्टॉक कंज्यूम कितना हुआ। अब ये जो अमाउंट है ये जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये डिटेल्स हमें मिलेगी क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर, और ये डिटेल हमें मिलेगी स्टॉक फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाकर, स्टॉक फॉर स्टेशनरी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाता हूं क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स में बहुत से लोग हैं, तो इनमें कुछ क्रेडिटर्स ऐसे भी हैं कि जिनको हमने एडवांस पे कर रखा है। तो बहुत हर किसी की डिटेल नहीं है, तो इसलिए हम इनको एक ही अकाउंट में डाल रहे हैं, जिनको हमने पैसे देना है और जिनसे हमने एडवांस में दिया हुआ है पैसा उनको भी। तो जो एडवांस में दिया होता है उनका बैलेंस डेबिट होता है टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना है, एडवांस पेमेंट हुई है, जो ओपनिंग बैलेंस है एडवांस पेमेंट का, पिछले साल की जो एडवांस पेमेंट है, और इस साल की एडवांस पेमेंट क्लोजिंग हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी 7,000। ठीक है, उसके बाद में अब क्रेडिटर्स का बैलेंस लिख लेते हैं
ओपनिंग बैलेंस है 26,000, क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। ओपनिंग बैलेंस इसलिए कि 2021 का डेटा इधर लिखा हुआ है, 2022 का डेटा इधर लिखा हुआ है। तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 26,000 टू बैलेंस सीडी 40,000। अब इसने कहा है कि ड्यूरिंग द करंट ईयर, अब पता करते हैं। जैसे ही मैंने बैलेंस लिख लिए हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में, उसके बाद में मेरे को एक डिटेल डालनी है कि मैंने कितना पैसा पे किया है क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर। जैसे ही मैं वो अमाउंट डालूंगा तो बैलेंस फिगर जो मेरे पास आएगा वो आएगा कि कितनी अमाउंट मैंने परचेज की है क्रेडिटर्स से इस साल के अंदर। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। क्रेडिटर्स को जो मैंने 50,000 की पेमेंट की है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है, 50,000 रुपए हमने पे किया इनको। क्रेडिटर्स कम हो गए, लाइबिलिटी कम हो गई इसलिए डेबिट हो रही है, एसेट कम हो गई इसलिए क्रेडिट हो रही है। तो ये उठ के इधर आ जाएगा टू में, क्रेडिटर्स अकाउंट में, टू बैंक 50,000। अभी मैं टोटल करो 95,000 टोटल आ गया। 95 में से 7 गए, 88 62,000 रुपीज हमने परचेज किया है बाय परचेज। बैलेंस फिगर आ गया ये। हमने 62,000 रुपीज का माल परचेज किया है क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर्स अकाउंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं बनाता हूं स्टॉक फॉर स्टेशनरी अकाउंट। इधर ही बनाने की कोशिश करता हूं, स्टॉक फॉर स्टेशनरी। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये एसेट है तो इसलिए इसका बैलेंस डेबिट होगा। स्टॉक का अमाउंट है, ओपनिंग अमाउंट 5,000 और क्लोजिंग अकाउंट बाय बैलेंस सीडी वो है 30,000। अब ये जो परचेज हुई है ये आ जाएगी इधर, क्योंकि स्टॉक बढ़ गया तो टू क्रेडिटर्स। इसकी जर्नल एंट्री बनाए तो क्या बनेगी? परचेज टू क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स उठ के इधर आ गया। क्रेडिटर्स कितना? 62,000 का हमने सामान परचेज किया, 37 तो बाय कंजम्पशन ऑफ स्टॉक ये आ गया भाई 37,000। तो ये जो अमाउंट है ये आपकी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब देखिए ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी का। तो अगर आप इसको कंसेप्चुअल तरीके से करेंगे तो उस केस में आपको कहीं पर भी एनपीओ चैप्टर में इश्यूज नहीं आएंगे या फिर अकाउंट्स में कहीं पर भी इश्यू नहीं आएंगे। एनपीओ का मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाने की कोशिश की है, जो कि मैंने यूट्यूब पर डाल भी दिया है। तो आप चाहें तो हर एक वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट्स पर ध्यान देने के लिए हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम्स भी कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग डिटेल्स डिस्कस करते हैं। और उस केस में अगर आपकी बेसिक अकाउंटिंग क्लियर हो जाती है तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक अकाउंटिंग से ही जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ बहुत डिफिकल्ट है या आपको आएगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सिंपल चीजें होती हैं, बस आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना होगा। उसके बाद दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। थैंक्स अ लॉट।